Hello everybody. This is your biology mentor Anju Maurya, and you are watching here Science Planet Biology. And in today's lecture, we are going to discuss about structural organizations in animals. और इस चैप्टर को भी हम दो लेक्चर में डिवाइड कर देंगे. पहले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में हम लोग जो हमारे सिलेबस में है कॉकरोच उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू जैसा कि एनिमल टिश्यू, 1 मिनट, लेट मी सेट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में. तो देखो बेटा, एनिमल टिश्यू तो हमें पहले पता है कि टिश्यू क्या है. बहुत बार मैं इसके बारे में, अभी मैं प्लांट जब पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो मैंने प्लांट में भी आपको बताया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन. मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस एंड दे हैविंग सिमिलर ओरिजिन. तो हमने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग सिमिलर origin and similar functions. तो ये चीज़ हमें पता है कि एनिमल टिश्यू या जो टिश्यू हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर ओरिजिन के होते हैं और सेम फंक्शन लगभग परफॉर्म करते हैं. ओके, अब जो हम आगे देखेंगे कि जो हमारा टिश्यू होता है, अगर हम टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि टिश्यूज़ हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं. तो देखिए, जो टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू. फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है. सेकेंड इज द कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड इज द मस्क्यूलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू. जो लास्ट है वो क्या है, नर्वस टिश्यू है. तो लास्ट इज द नर्वस टिश्यू. तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी. अब हमें ये देखना है कि इन चारों टिश्यूज़ में से सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू होता है. तो मेजरली जो हमारी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं दे आर एपिथेलियल टिश्यूज़. वो कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. अब हम एक चीज़ देखेंगे कि इन टिश्यूज़ की ओरिजिन कैसी है. तो हमें पता है, हम एक चीज़ जानते हैं जर्म लेयर के बारे में. जर्म लेयर जानते हैं, ठीक है. जर्म लेयर कितनी होती है बच्चों, जर्म लेयर 3 होती है. एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है. और अगर अभी तक एनिमल टिश्यू आपको समझ में नहीं आता होगा तो बी श्योर कि आज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी. हमें पता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो जर्म लेयर्स बनती है, अच्छा जर्म लेयर कहाँ बनती हैं, किस स्टेज में बनती हैं, गैस्ट्रोला स्टेज में बनती है. बच्चों ये याद रखना, गैस्ट्रोला स्टेज में जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से आगे चल के हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप होता है. इन्हीं तीनों जर्म लेयर से आगे चल के हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप होता है. समटाइम्स आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहली जर्म लेयर कौन सी होती है. तो सबसे पहली जर्म लेयर, फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले ये जर्म लेयर बनती कौन सी, एंडोडर्म. आपको नाम से लग रहा होगा कि एंडोडर्म सबसे अंदर है तो ये सबसे बाद में बनती है. नहीं, सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, उसके बाद एक्टोडर्म बनती है और सबसे बाद में मीजोडर्म बनती है. और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म. तो सबसे बाहर एक्टो होती है, फिर मीजो होती है और फिर एंडो होती है.
सबसे पहले ये बनी, दूसरे नंबर पे ये बनी और तीसरे नंबर पे ये बनी। अरेंजमेंट इनका अलग है लेकिन इनका फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस है, सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, उसके बाद एक्टोडर्म बनती है और सबसे आखिरी में जो है वो मेसोडर्म बनती है। इज इट क्लियर? तो इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। अब हमें ये जानना है कि हमारा ये जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की ओरिजिन कैसी है। समटाइम्स ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसोडर्मल होता है। कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। जो मस्कुलर टिश्यू इट इज़ ऑल्सो ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। जो नर्वस टिश्यू है ये कैसा होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये तीनों तरीके के जर्म लेयर से बनता है। ये तीनों तरीके के जर्म लेयर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एक्टोडर्मल भी हो सकता है, इसका कुछ पार्ट एक्टोडर्मल भी हो सकता है, इसका कुछ पार्ट मेसोडर्मल भी हो सकता है और इसका कुछ पार्ट एंडोडर्म से भी डेवलप हो सकता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गया। यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि हमारी जो टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप की होती हैं, उनकी ओरिजिन कैसे कैसे होती है। अब हम एक एक करके टिश्यूज़ को पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू। सो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू एज द नेम इंडिकेट, एपिथेलियल सबसे ये क्या करता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है, दिस इज द ओनली टिश्यू विच इज एवेस्क्युलर। कैसा होता है? एवेस्क्युलर होता है। ये केवल एक ऐसा टिश्यू है जो कैसा होता है? एवेस्क्युलर होता है। मतलब देयर इज नो ब्लड सप्लाई ऑफ इट्स ओन टिश्यू। मतलब इस खुद के पास इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो हम आगे देखेंगे कि इसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलता है, इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स या मस्कुलर कनेक्शन नहीं है तो। ठीक है, चलिए अगली चीज हम यहाँ पे देखते हैं। इट फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग। इट फॉर्म्स कवरिंग, 1 मिनट। सॉरी, हमने क्या बताया? फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग अराउंड फ्री सरफेस। पहले चीजों को समझिए, मैं पहले जो लिख दे रही हूं उसको देखिए। फ्री सरफेस के चारों तरफ ये एक लाइनिंग बनाती है। और कैसा फ्री सरफेस? हमारी बॉडी में फ्री सरफेस कौन है? अगर मैं एक बॉडी बना दूं, सपोज करो कि ये एक मैं बॉडी बना दे रही हूँ, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो एक तो फ्री सरफेस इसका बाहर है जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ना। फ्री सरफेस इसका बाहर है जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। इसके अंदर भी तो कुछ फ्री सरफेस है। जैसे इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैंने यहाँ पे बना दिया, सपोज करो कि ये हमारी क्या हो गई? स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गई। ये हमारी पूरी बॉडी कैविटी हो गई। बॉडी कैविटी की लाइनिंग को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये फ्री सरफेस बनाता है या कवरिंग बनाता है अराउंड द सरफेस विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। और जो बॉडी लाइनिंग बनाती है या वी कैन से हॉलो कैविटी ऑफ बॉडी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बनाता है? अराउंड फ्री फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग अराउंड द फ्री सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट, और in contact with body fluid, मतलब ये कहाँ फ्री सरफेस बनाता है? ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है या फिर जो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है। तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में जो भी हमारा फ्री सरफेस है उसकी लाइनिंग को ये बनाता है। कौन बनाता है? उसको कवर करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? ये एवेस्क्युलर है।
तो इसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं कि अब जैसे सपोज करो मैं एक टिश्यू बना दूं, अगर हम एक साइड व्यू देखें टिश्यू का, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे होंगी, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होगी, और इसके नीचे ये एक ऐसी टाइप की टिश्यू होती है कि इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये जो टिश्यू है रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। केवल यही एक टाइप की टिश्यू है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में आपको बहुत नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि जो जिस मेम्ब्रेन के ऊपर टिश्यू रेस्ट करता है या बैठा रहता है उसी को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन केवल और केवल एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। और याद रखना कि इसके पास अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ये एवेस्कुलर है, तो इसको गैसियस एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा? तो इसको गैसियस एक्सचेंज या गैसेस कहाँ से मिलती हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो इसके नीचे हमेशा क्या पाया जाता है? एक अलग टाइप का टिश्यू पाया जाता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर होते हैं। कैसा होते हैं? वस्कुलर होते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई होती है और कनेक्टिव टिश्यू से ये न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। ये किससे न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। तो हम कह सकते हैं डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उससे ये न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एवस्कुलर है, रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, लाइनिंग और कवरिंग बनाता है फ्री सरफेस का, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो या फिर जो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से डेराइव करता है? अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से ये अपना न्यूट्रिशन डेराइव करता है। अब हम अगली चीज क्या देखते हैं? अगली चीज ये है कि अब ये जो है एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का होता है। एपिथेलियल टिश्यू फिर दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। एक थर्ड टाइप का भी होता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं उसको बाद में बता दूंगी। उसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर दूंगी। तो देखिए, एक तो सिंपल एपिथेलियम हो गया और एक स्ट्रेटिफाइड आर कंपाउंड। अगर कोई भी टिश्यू, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो केवल एक लाइन बनाता है, मतलब वन लेयर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सिंपल। तो दिस इज मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स लाइक दिस वन। एक लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू या सिंपल एपिथेलियल। अगर यहाँ पे मेनी लेयर्स हैं, क्या है? मेनी लेयर्स है, तो इसको जैसे लाइक दिस वन, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। आप इस बात से, इस चीज से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो कि इनका फंक्शन क्या होना चाहिए। सिंपल का मतलब ये केवल एक लेयर की बनी है तो काफ़ी पतली होगी। कंपाउंड का मतलब ये कई लेयर की बनी है तो काफ़ी मोटी लेयर है। और इनका फंक्शन क्या हो सकता है, ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। अगर हम सिंपल की बात करें तो ये इतनी पतली होती है कि ये यहाँ से डिफ्यूज़न हो सकता है। तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न का मतलब चीज़ों का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि ये पतली लेयर है। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी डिफ्यूज़न होना होगा वहाँ पे सिंपल एपिथेलियम पाया जाएगा। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी क्या होना है, सिक्रीशन होना होगा, वहाँ पे ये पाया जाएगा। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होना होगा ये पाया जाएगा, है ना, ये पाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पतली लेयर है, आसानी से ये काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो सिक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे होंगी? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से होंगी। लेकिन जहाँ भी हमारी बॉडी में जहाँ पे भी प्रोटेक्शन का काम करना है,
प्रोटेक्शन का काम करना है, वहाँ पे हमारा ये पाया जाएगा। ये इतनी मोटी लेयर है कि यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, यहाँ से क्या सिक्रीशन हो पाएगा। सिक्रीशन होता है हालांकि, लेकिन बहुत थोड़ा, लेस रोल इन सिक्रीशन, दे प्ले लेस रोल इन सिक्रीशन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स की बनी होती है। तो ये इसका क्या हम लिख सकते हैं, प्लेज लेस रोल इन सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में इसका रोल है लेकिन काफ़ी कम है। सिक्रीशन में इसका रोल क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई कि सिंपल का काम क्या होना चाहिए और कंपाउंड का काम क्या होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल में भी कई तरीके के सिंपल को ही हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए सिंपल एपिथेलियम को हम कई तरीके से डिस्कस, इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है उसको देख लेते हैं। सिंपल एपिथेलियम, देखिए सिंपल एपिथेलियम 3 तरीके का होता है। एक होता है स्क्वामस, ठीक है। दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड होता है कॉलमनार और फोर्थ होता है सिलिएटेड। देखिए ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अगर आप चीज़ों को एक बार आसानी से समझ लोगे ना तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बताया, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। स्क्वामस नाम से ही लग रहा है कि ये फ्लैट सेल्स होंगी। कैसी होंगी, फ्लैट सेल्स होती हैं। ये काफ़ी फ्लैट सेल्स होती हैं, देखिए ऐसे ऐसे ये फ्लैट सेल्स होती हैं। फ्लैट सेल्स का मतलब ये काफ़ी चपटी सेल्स होती हैं, वी कैन से टाइल्स लाइक होती हैं, टाइल लाइक, जो टाइल्स होती है हमारी ना वैसी होती है। अब एक बात आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर ये फ्लैट सेल्स हैं, तो फ्लैट सेल का काम क्या होता है। फ्लैट सेल का काम होता है कि यहाँ पे ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं। बस इस चीज को समझना आप। तो ये क्या बनाता है, मेक डिफ्यूजन बाउंड्रीज, मेक डिफ्यूजन बाउंड्रीज। डिफ्यूजन बाउंड्रीज का मतलब ये है कि ये जहां जहां भी डिफ्यूजन होना है, गैसेस एक्सचेंज होना है, ब्लड फिल्ट्रेशन होना है, ठीक है, वहां वहां ये इस टाइप की एपिथेलियम पाई जाएगी। तो डिफ्यूजन बाउंड्रीज का मतलब ये हो गया कि जहां पर भी गैसेस एक्सचेंज होना है, गैसेस एक्सचेंज होना है, ठीक है, और जहां पे भी फिल्ट्रेशन होना है वहां पे ये पाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पतली होती है और ये काम आसानी से हो सकता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसेस एक्सचेंज बताओ कहाँ होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लिख दूं। हम आप जानते हो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जानते हो, लंग्स की यूनिट को एल्वियोलाई कहते हैं। अगर मैं एक एल्वियोलाई का डायग्राम बना दूं तो ये एक हो गई हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के नीचे क्या पाई जाती है, पल्मोनरी कैपिलरी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। यही इसके नीचे क्या पाई जाती है, पल्मोनरी कैपिलरी पाई जाती है, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ये हमें पता है। तो एल्वियोलाई की जो इनर लेयर होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। सेम इसी तरीके से जो कैपिलरी है, कैपिलरी की भी जो इनर वॉल होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, क्योंकि भाई ये एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये किसका है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरा क्या है, दूसरा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। तो ये तीनों मिलके बेसमेंट मेम्ब्रेन, पल्मोनरी कैपिलरी की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और उसके बाद सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं या रेस्पिरेटरी बाउंड्री बनाते हैं, और इसी से होके गैसेस एक्सचेंज होता है, ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरी होती है ये या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पल्मोनरी कैपिलरी और इसकी
दोनों की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दोनों के बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाता है, रेस्पिरेटर। आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स कैसी हैं, फ्लैट हैं। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट, जितने भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, चाहे वो वेन हो, चाहे आर्टरी हो, चाहे कैपिलरी हो, चाहे हार्ट के चैम्बर हो, उनमें जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है उसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। याद रखना, एंडोथेलियम कोई अलग से कंफ्यूजिंग वर्ड मत बना लेना, क्योंकि बुक में कभी कभी आपको दिया रहता है एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, तो आप कंफ्यूज मत होना। सर्कुलेटरी सिस्टम्स के जितने भी पार्ट हैं उसके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। और हमें पता है गैसेस एक्सचेंज केवल कैपिलरी से इसलिए होता है क्योंकि कैपिलरी में केवल एक ही लेयर पाई जाती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। अगर हम बात करें वेन की और आर्टरी की तो काफ़ी मोटी होती हैं, क्योंकि उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, मसल लेयर वगैरह पाई जाती हैं। इस वजह से वहाँ से गैसेस एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाता है। लेकिन कैपिलरी में केवल एक ही लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका इंटरना, दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथेलियम। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें पता चल गई कि गैसेस एक्सचेंज जहाँ होगा वहाँ पे ये चीज पाई जाएगी। दूसरा हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ पाया जाता है, होता है बच्चों हमारी बॉडी में, बाउमेंस कैप्सूल। कहाँ होता है, बाउमेंस कैप्सूल। अब हम जरा बाउमेंस कैप्सूल बना के देख लेते हैं। बाउमेंस कैप्सूल आपने देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके का बाउमेंस कैप्सूल ये है। ओके, आप देखते हो कि बाउमेंस कैप्सूल में ये वाली यहाँ से जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आती है और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके वापस जाती है। ये बात तो सबको पता है। एफरेंट मोटी होती है, इफरेंट कैसी होती है, पतली होती है, उसका जो डायमीटर होता है इफरेंट का वो कम होता है, एफरेंट का ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी जो वी कैन से जो एपिथेलियम पाई जाती है वो कैसी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कैसी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्योंकि हमें पता है कि यहीं से हमारा ब्लड फिल्टर होना है। तो ब्लड अगर फिल्टर होता है इसको, और इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपको पता है यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल आती है तो 50 कैपिलरी में टूट जाती है। कितने कैपिलरी में, 50 कैपिलरी में टूट जाती है। और उसी को तो आप लोग ग्लोमेरुलस कहते हो। क्या कहते हो, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ 50 सेट ऑफ कैपिलरी। 50 कैपिलरी होती है और यहाँ की जो कैपिलरी होती है, ग्लोमेरुलस जो होती है वो भी दैट इज ऑल्सो लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद हम आते हैं ये बाउमेन कैप्सूल की, ये एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसकी भी जो लाइनिंग होती है आपने देखा होगा, फूट लाइक सेल्स होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, पोडोसाइट्स कहते हो। देखते हो यहाँ पे पोडोसाइट सेल होती है, फूट लाइक पोडोसाइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज द पोडोसाइट। अब पोडोसाइट्स जो हैं दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये भी किस टाइप का एपिथेलियम है, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ से भी क्या होना है, फिल्ट्रेशन। तो वन थिंग जो क्लियर हो चुका है वो ये है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना हो, जहाँ पे फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होनी हो। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वन लेयर ऑफ सेल है, न्यूक्लियस जो है इसका वो बीच में है। सेल्स कैसी हैं, टाइल्स लाइक हैं या फ्लैट सेल्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब सेल्स क्यूब लाइक होंगी। सेल्स कैसी होंगी, क्यूब लाइक होंगी। तो हम यहाँ पे बना दें सेल क्यूब लाइक, बिल्कुल ऐसे। सेल्स कैसी हैं, क्यूब लाइक है। न्यूक्लियस कहाँ होगा इसका, न्यूक्लियस मिडिल होगा। अब इसका जो काम है, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एक और चीज जान लो बच्चों, सेम। अब मैं पहले कॉलमनार को भी देख लेती हूँ, इसके बाद मैं दोनों के फंक्शन बताऊंगी। देखिए कॉलमनार में सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स कॉलम लाइक, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, लंबी लंबी, कॉलम लाइक।
तो हम ऐसे कहते हैं कि सेल्स लंबी होती हैं, कॉलम लाइक होती हैं, कॉलम लाइक होती हैं। एक चीज जो आपको यहाँ पे रिमेंबर करना है, इसकी सेल्स कहाँ होती है, बेसल, इसकी न्यूक्लियस बेसल होती है। तो द पॉइंट इज टू रिमेंबर कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बेसल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी एपिथेलियम है जिसका न्यूक्लियस बेसल होता है, तो आपको जवाब देना है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बेसल होता है। ये चीज अभी आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम, इसका भी काम यही होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसका भी काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ध्यान से एक बात समझना कि जहां पर भी ये भी एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन कर रहा है, ये भी एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है। जहां भी कम एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करना होगा यहाँ पे ये होगा, जहां पे ज्यादा करना होगा यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अब ये समझिए जरा, इसको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किसको, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल भी दो तरीके, एक तो बिल्कुल ऐसी है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, ये सिंपल क्यूबॉइडल हो गई है ना, बिल्कुल जो अभी भी मैंने बताया। एक में क्या होता है, एक क्या होती है कि इसमें ये होते हैं माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। माइक्रोविलाइज पता है आपको, माइक्रोविलाइज किस लिए होंगे, सरफेस एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पे माइक्रोविलाइज हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। क्या कहेंगे, ब्रस्ट बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। मतलब अगर माइक्रोविलाई हैं तो इसको हम कहेंगे ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। अब हम देखते हैं कि ये होता कहाँ है। क्यूबॉइडल वाले में ध्यान दीजिएगा, मैं क्यूबॉइडल पढ़ा रही हूँ। क्यूबॉइडल में मैंने दो बताया, एक तो सिंपल है विदाउट एनी माइक्रोविलाई, और दूसरा क्या होगा, वहां पे ब्रस्ट मतलब माइक्रोविलाई होंगे, तो इसको हम कहेंगे ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। अब मैंने क्या बताया कि इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। जरा हम देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। अब देखिए एकदम ध्यान से समझना, इसके एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। अभी अभी मैंने बताया था आपको नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन में आप देखिए ये है हमारा पीसीटी, है ना। पीसीटी के बाद हमारा आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद, लूप ऑफ हेनले इस तरीके का स्ट्रक्चर है, फिर हमारा क्या आता है, डीसीटी, है ना, डीसीटी। जरा ध्यान से देखना, बाउमेन कैप्सूल में तो मैंने बता ही दिया कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है ना, और पोडोसाइट्स है। ये जो पीसीटी होती हैं, पीसीटी को जरा ध्यान से देखना, पीसीटी में इस तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसी होती हैं, ब्रस्ट बॉर्डर। कैसी सेल्स होती हैं, ब्रस्ट बॉर्डर। ब्रस्ट बॉर्डर का मतलब ये है कि ये ब्रस्ट बॉर्डर है तो कैसी सेल्स होंगी, इनमें एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये बढ़ाएंगे। तो ये जो पीसीटी है, पीसीटी, ओके, पीसीटी में किस तरीके की क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, ब्रस्ट बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रस्ट बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, याद रखना, ऑन द अदर हैंड जो ये हमारा डीसीटी है। अब बताओ मुझे एक और चीज बताओ कि पीसीटी में ब्रस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों पाया जाता है, क्योंकि पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे जो क्यूबॉइडल होती है वो ब्रस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। डीसीटी में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, लेकिन सिंपल क्यूबॉइडल होती है, वहां पे ब्रस्ट बॉर्डर नहीं पाया जाता। यहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन होना है, तो डीसीटी में भी कैसी एपिथेलियम पाई जाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो हमने क्या बता दिया कि पीसीटी में कैसी एपिथेलियम पाई जाती है, ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है, और डीसीटी में कैसी पाई जाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तो हम इसके एग्जाम्पल को हमने क्या कह दिया कि ये जो हमारा क्यूबॉइडल वाला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हमने कहाँ कहाँ लिख दिया। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्या दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से दिया है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है,
एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड। अब देखो डक्ट ऑफ ग्लैंड, कुछ ऐसी ग्लैंड होती है, जैसे मान लो कोई एक ग्लैंड है, ठीक है, उस ग्लैंड की डक्ट में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ से सिक्रीशन हो सके, क्या हो सके, सिक्रीशन हो सके। तो ये दो एग्जाम्पल आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम के याद रखने हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आ चुका है। चलो आते हैं हम लोग कॉलमनार के बारे में देखते हैं। तो आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं कॉलमनार के बारे में। तो ये है हमारा कॉलमनार। सेल्स कैसा है, कॉलम लाइक है। न्यूक्लियस इसका कैसा है, बेजल है। और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम ये भी करता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम ये भी करता है। तो ये कहाँ होता है, अब हम देखते हैं ये कहाँ होता है। ये हमारा पाया जाता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। किसमें, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। अब जरा ध्यान देना, इसमें भी इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी हो सकता है विद माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई यहाँ पे भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई यहाँ पे भी हो सकते हैं, और विदाउट माइक्रोविलाई, विदाउट माइक्रोविलाई। ध्यान से समझना बच्चों, अगर विद माइक्रोविलाई है तो सेल्स ऐसी होंगी, कॉलम लाइक होंगी, लेकिन यहाँ पे माइक्रोविलाई होगा। जैसे मैंने क्यूबॉइडल बताया था वैसे ही यहाँ पे भी और अगर माइक्रोविलाई है तो ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। विदाउट माइक्रोविलाई मतलब बिल्कुल सिंपल होगा। अब ऐसा कैसे है, ये कहाँ हो सकता है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मैंने अपना इंटेस्टाइन बना दिया, मान लो ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है, ध्यान से चीज़ों को समझना। तो बताओ बच्चों, स्टमक में, अगर मैं स्टमक की बात करूँ, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन कम होता है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन काफ़ी कम होता है, जैसे अल्कोहल और वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे सिंपल कॉलमनार प्रेजेंट हो सकता है विदाउट माइक्रोविलाई वाला। कैसा, विदाउट माइक्रोविलाई वाला। लेकिन इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, आपको पता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे माइक्रोविलाई वाला कॉलमनार प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई वाला कॉलमनार प्रेजेंट होता है। तो स्टमक में तो सिंपल वाला होगा और इंटेस्टाइन में क्या होगा, माइक्रोविलाई वाला कॉलमनार होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया है मैं उसको ही कवर कर रही हूँ। यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो हम आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं हमारे ये लास्ट वाले में। लास्ट हमारा क्या है, हमारा लास्ट है दैट इज़ द, थोड़ा सा वो होगा, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं। चलो देखो एक बार, सिंपल कंपाउंड हो गया, सिंपल में स्क्वैमस हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्यूबॉइडल पढ़ लिया है, कॉलमनार पढ़ लिया है, और इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिलिएटेड, ठीक है। तो मैं सिलिएटेड को अलग से बता दे रही हूँ, सिलिएटेड को मैं अलग से बता रही हूँ। चलो देखो ध्यान से देखो, सिलिएटेड। अब ये जो सिलिएटेड है ना बच्चों, सिलिएटेड का मतलब सीलिया होगा यहाँ पे। ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, और ये कॉलमनार भी हो सकते हैं। सिलिएटेड क्यूबॉइडल, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल और सिलिएटेड कॉलमनार। मतलब देखो ये जो क्यूबॉइडल मैंने बताया था, क्यूब लाइक, उसमें भी सीलिया पाया जा सकता है, ठीक है। सीलिया क्या है पता है, हम सीलिया हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है। कॉलमनार सिलिएटेड का मतलब कॉलम लाइक सीलिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखो ध्यान से, कॉलम लाइक सेल में भी सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। अब एक बात बताओ, सीलिया फ्लैजिला का काम क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला का काम जहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करना होगा, जहाँ पे भी सब्सटेंसेस को मूव करना होगा, वहाँ पे ये इस टाइप का एपिथेलियम पाया जाएगा। तो इस टाइप के एपिथेलियम का काम क्या है बच्चों? इसका काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब जरा ध्यान से देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। सब्सटेंसेस का मूवमेंट हमारी बॉडी में दो जगह होता है। एक तो हो गया फैलोपियन ट्यूब, एकदम अच्छे से समझना, फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या आप कह लोगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या कह लोगे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो चलो देखो ध्यान से समझना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जहां भी करना, फैलोपियन ट्यूब समझना,
ये फैलोपियन ट्यूब अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये हो गई हमारी यूटरस, ठीक है। अब आप जानते हो कि यहाँ से क्या लगा रहता है, ओवरी लगा रहता है। अब एक चीज आपको पता है कि ओवरी क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, ठीक है। तो ओवम तो एक नॉन मोटाइल सेल है, ओवम एक नॉन मोटाइल सेल है, तो ये नॉन मोटाइल सेल आगे जाती कैसे है, किस तरीके से ये मूव कर पाती है। तो यहाँ पे भी बच्चों फैलोपियन ट्यूब के अंदर कैसा एपिथेलियम पाया जाता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सिलिएटेड कॉलमनार भी हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है, ये ओवम को क्या करता है, मूव करवाता है। तो सीलिया बीट करते हैं तो ओवम आगे की तरफ जाता है। तो हमने क्या कहा कि सिलिएटेड का काम क्या है, सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए। सेम इसी तरीके से हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लीजिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं इसको, हाँ ये ट्रैकिया हो गया, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, फिर ये टर्सरी ब्रोंकाई हो गया, फिर इसी तरीके से हमारा ब्रोंकियोल्स हो गया। बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ट्रैकिया है, हमारा ट्रैकिया है, हमें पता है यहाँ पे म्यूकस का मूवमेंट होता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस के मूवमेंट के लिए यहाँ पे पाया जाता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या पाया जाता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या है हमारा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, मैं कॉलमनार लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम पाया जाता है। और इसके अलावा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये मैं अलग से आपको बताऊंगी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एक अलग चीज है, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जहां पे भी ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करना है, वहां पे क्या पाया जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाते हो, ये हमारा जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, वैसे वैसे उसका जो ट्यूब होता है उसकी डायमीटर कम होती जाती है, तो वहां पे क्यूबॉइडल फिट हो जाते हैं। ऊपर डायमीटर ज्यादा है तो कॉलमनार फिट होते हैं, नीचे डायमीटर कम है तो क्यूबॉइडल फिट होते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एक बार ध्यान से सुनिए, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल में स्क्वैमस हो गया, ठीक है। स्क्वैमस टाइल्स लाइक है, फ्लैट है, तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक है, किसका सेल्स न्यूक्लियस बेसल है, कॉलमनार का न्यूक्लियस बेसल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया था, सिलिएटेड, सिलिएटेड का काम क्या होगा, सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए। इज इट क्लियर? तो मैंने सारा डायग्राम से बनाया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि किसका काम कहाँ पे है और कौन कहाँ फिट होना चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइडल में भी मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल प्लेन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर वहाँ होगा जहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना होगा, पीसीटी में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना है, डीसीटी में कम एब्जॉर्प्शन करना है, तो वहाँ पे वो विदाउट माइक्रोविलाई वाले होंगे। फिर मैंने डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी यही पाया जाता है कि ग्लैंड से कम सिक्रीशन करना होता है। जबकि अगर हम बात करें सिलिएटेड मतलब कॉलमनार की, तो कॉलमनार स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्टमक में कम एब्जॉर्प्शन करना है, तो स्टमक में कम एब्जॉर्प्शन करना है तो वहाँ पे विदाउट माइक्रोविलाई होगा, और इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना है तो विद माइक्रोविलाई वाला होगा, ठीक है। फिर सिलिएटेड बताया मैंने, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, दो जगह मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, एक तो फैलोपियन ट्यूब है और दूसरा क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या वी कैन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नेक्स्ट एक और है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो हम देखेंगे इसमें ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ, it is the modification of cuboidal और कॉलमनार एपिथेलियम। याद रखना ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि जो जितने भी ग्लैंड होते हैं हमारे, वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, क्यूबॉइडल या कॉलमनार एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे ये दो तरीके से है, ग्लैंड हमारी बॉडी में दो तरीके की ग्लैंड हमें पढ़ना है, एक तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड
और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड हमारी बॉडी में एक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं, म्यूकोसाइट्स, या फिर इसी को हम लोग गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल। जरा देखिए, गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करना। क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करना। गॉबलेट नाम क्यों दिया, क्योंकि ये ऐसी होती है, जो बियर या वाइन पीने वाली जो बॉटल होती है ना, उसके जैसी होती है। तो ये गॉबलेट सेल हो गई, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए, गॉबलेट सेल कैसी है, यूनिसेलर, केवल एक ही सेल की ये ग्लैंड होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। और किसका मॉडिफिकेशन है ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमने जितनी भी हमारी अदर ग्लैंड्स आ जाएंगी वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में आ जाएंगी। अदर ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड में भी आगे हम देखेंगे कि दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग ये एनिमल के जो उसमें हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है, ये डक्टेड ग्लैंड होती है, इसमें क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यहाँ पे डक्ट नहीं प्रेजेंट होता। और अगर यहाँ पे डक्ट नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ से सब्सटेंसेस कैसे जाते हैं, तो सब्सटेंसेस डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं, इनके सिक्रेशंस डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं ब्लड में। इज इट क्लियर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमें पता है डक्टलेस हैं। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम, जितने भी देखो एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी स्वेट्स हैं, पसीना, जितने भी ऑयल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड हैं, जितने भी वी कैन से ऑयल्स हो गया, जितने भी सीबम सिक्रीट करने वाले ग्लैंड हैं, मतलब एंजाइम्स, जैसे जहाँ से भी एंजाइम, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, है ना, तो हम कह देंगे सलीवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल हो गया, सलीवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इसके बाद स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, स्वेट ग्लैंड हो गया, सिबेसियस ग्लैंड्स हो गई, मिल्क ग्लैंड हो गई। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी जो हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये सब आ जाएंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सॉरी सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप की है। ओके, समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के एक बार फिर से पीछे जाके देखिएगा, एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, डायग्राम जरूर देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, एक बार एनसीईआरटी रीड करने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अभी हमने क्या बताया था कि ये यहाँ पे ये ऐसी एपिथेलियम होगी जो मेनी लेयर्स की बनी होती है, मेनी लेयर्स की बनी होती है। तो इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंस होता है, मतलब वही आ जाएगा, शॉक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि लेस रोल इन सिक्रीशन, लेस रोल इन सिक्रीशन, सिक्रीशन में काफ़ी कम रोल होता है इनका, सिक्रीशन में काफ़ी कम रोल होता है इनका। अब एक बात बताओ आप मुझे कि फिर से स्ट्रेटिफाइड को भी हम कई तरीके से डिवाइड कर, जैसे वहाँ पे हमने सिंपल एपिथेलियम, देखो ध्यान से देखना, इसको भी हम कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, जैसे सिंपल स्क्वामस था। फिर इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड। एक चीज और ध्यान देना बच्चों कि ऐसे भी लिखा जा सकता है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड, आप उलट के भी लिख सकते हो। फिर इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सॉरी कंपाउंड नहीं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार या कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड, इस तरीके से। अब इन तीनों में इसको कैसे कहेंगे कि ये स्ट्रेटिफाइड है, देखो कई लेयर होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगी, ठीक है, कई लेयर ऑफ सेल्स होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगी, लेकिन नीचे वाली सेल्स के शेप से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाली जो लेयर है उससे कोई मतलब नहीं है।
बस ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो स्क्वैमस लाइक मतलब फ्लैट होनी चाहिए। तो टॉप मोस्ट लेयर इज गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ दिस एपिथेलियम या टाइप ऑफ दिस एपिथेलियम। जो बेसल सेल्स हैं, बेसल लेयर्स हैं, वो उनका शेप कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से नीचे वाली सेल्स की जो लेयर है वो कुछ भी हो सकती हैं। ओनली टॉप मोस्ट लेयर कैसी होनी चाहिए? क्यूब लाइक होनी चाहिए। ओनली टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो क्यूब लाइक। नीचे वाली लेयर कुछ भी हो सकती है, नीचे वाली लेयर का शेप कुछ भी हो सकता है। ओनली जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कॉलम लाइक होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड या कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या है। इनका काम अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अगर हम ऐसे ही कह दें कि देखो भैया ये जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस भी दो तरीके की होती है। एक होती है केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड, एक होती है नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। अब एक बात जरा ध्यान से समझना, केराटिनाइज्ड, अब इसको हम पूरा नाम क्या देंगे? केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऐसे कहेंगे। केराटिनाइज्ड का मतलब अगर ऊपर देखो केराटिन का डिपोजिशन है, केराटिन डिपोजिशन है। केराटिन जानते हो आप लोग, केराटिन प्रोटीन है, सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन है केराटिन। और केराटिन की जो हार्डनेस होती है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन के डिपोजिशन की वजह से। अगर केराटिन डिपॉजिट है तो उसको हम कहेंगे केराटिनाइज्ड। तो मान लो जैसे ये लेयर ऑफ सेल्स है और यहाँ पे क्या है, जो ऊपर वाली लेयर है उसमें केराटिन प्रेजेंट है, तो ये वाटर प्रूफ लेयर बनाती है। क्या बनाती हैं? वाटर प्रूफ लेयर बनाती है। और वाटर प्रूफ लेयर की जरूरत हमें कहाँ पे है? स्किन में। हमारी बॉडी में कहाँ पे है? स्किन में। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में। पता चला कि आप पानी में तैर रहो और पूरा पानी भर गया, क्यों नहीं भरता? क्यों पूरी बॉडी में पानी नहीं भरता? स्किन के जरिए, क्योंकि स्किन कैसी होती है? केराटिनाइज्ड, और वो डेड लेयर बना देते हैं। हमारी एपिथेलियम होती है वो डेड हो जाती है। दूसरी चीज, नॉन केराटिनाइज्ड में केराटिन डिपोजिशन नहीं होता है, ये हमेशा ड्राई सरफेस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ड्राई सरफेस बनाते हैं। और ये हमेशा वेट सरफेस बनाते हैं, वेट सरफेस, वेट सरफेस। जैसे इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं तो हमारी बॉडी में वेट सरफेस कहाँ कहाँ है? बकल कैविटी। बकल कैविटी को प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं भाई? हम गरम गरम खाना खा रहे हैं और पता चला कि वहाँ पे एक ही लेयर वाली एपिथेलियम में तो जल गया, जल जाएगा, हमारा मुंह जल जाएगा। और उसके बाद दूसरा क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स पता है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे तीनों चीज़ की कनेक्टिविटी है। एयर की, मतलब वी कैन से साउंड की, एयर की, मतलब फूड की, सब चीज़ की कनेक्टिविटी है वहाँ पे। तो फेरिंग्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए। वजाइना, वजाइना में भी ये जो है वेट सरफेस बनाता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बकल कैविटी हो गया, और क्या हो गया? वजाइना। अब आपके एनसीईआरटी में अलग अलग नहीं दिया है, आपके एनसीईआरटी में स्किन दिया है, बकल कैविटी दिया है, वजाइना दिया है। इसके अलावा मैंने कहा था कि ये बनाते हैं डक्ट ऑफ लार्जर ग्लैंड, डक्ट ऑफ लार्जर ग्लैंड। याद रखना, डक्ट ऑफ लार्जर ग्लैंड में हमारी बॉडी में लार्जर ग्लैंड क्या है? सलीवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये सलीवरी ग्लैंड में होता है। और कहाँ होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट में। और कहाँ होता है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड में। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसमें ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल वाला पाया जाता है। तो बहुत अच्छे से समझ लेना इन सब चीज़ों को कि हमने अभी बताया था डक्ट ऑफ ग्लैंड अगर पूछा है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, तो मैंने कहा था डक्ट ऑफ ग्लैंड में सिंपल क्यूबॉइडल होता है, डक्ट ऑफ लार्जर ग्लैंड में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो इस तरीके से ये हमारा एपिथेलियल वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एपिथेलियल टिश्यू का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसको एक बार आप रिवाइज भी जरूर कर लेना। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जंक्शंस, सेल जंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। सेल जंक्शन, एक मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, सेल जंक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरी चीजें एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल जंक्शन, सेल जंक्शन।
देखो बच्चों, सेल जंक्शन हमारे बुक में 3 तरीके का दिया हुआ है। एक है गैप जंक्शन, क्या है? गैप जंक्शन। दूसरा है टाइट जंक्शन, नाम से पहले आप समझना, टाइट जंक्शन। और तीसरा है एडेरिंग जंक्शन, क्या है? एडेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और एडेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब जैसे ये देखो, 2 सेल है, 2 सेल के बीच में थोड़ा गैप होगा और वो आपस में इसके साइटोप्लाज्म को एक टनल लाइक स्ट्रक्चर से जोड़ेगा, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर से जोड़ेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैप जंक्शन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आयंस, ठीक है, आयंस, अदर चीज जो भी है, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग। तो ये गैप का मतलब क्या है? दोनों के बीच में गैप है, एक टनल लाइक पार्ट है और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। टाइट जंक्शन का मतलब बिल्कुल यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, तो ये क्या है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम क्या है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस, प्रिवेंट लीकेज, कोई चीज लीक ना कर जाए उसके लिए है ये, ठीक है, लीकेज ऑफ सब्सटेंस। एडहेरिंग जंक्शन को आप कैसे समझोगे? जैसे मान लो ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है, ये 4 सेल है, इनको आपस में ये जोड़ते हैं, ठीक है, सीमेंटिंग का काम करते हैं, तो ये सीमेंटिंग का काम करते हैं, तो ये हो गया हमारा एडहेरिंग जंक्शन। तो इस तरीके से ये पोर्शन हम लोगों का खत्म हो गया, एपिथेलियल टिश्यू वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो दूसरा टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हाईली वस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली वस्कुलर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये जान लेना कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। कनेक्टिंग टिश्यू का नाम ये है कनेक्टिंग टिश्यू, इसका मतलब ये जो है ऑर्गन और मतलब अदर चीज़ों को, अदर टिश्यूज को जोड़ने का काम करते हैं। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पाया जाए, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब जरा हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करने जा रही हूँ, इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। क्लासिफिकेशन में देखो हमने कनेक्टिव टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कई ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं एक चार्ट बना के, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाइएगा। देखिए कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा गया है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा है क्या होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा देखना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 2 तरीके का कनेक्टिव टिश्यू, एक होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, या मैं ऐसे लिख लूं लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, फिर से 2 है, एक होगा हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वस्कुलर कनेक्टिव। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इज इट क्लियर? देख लेते हैं हम लोग एक एक करके, पहले मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से करना और हाथ में पेन और कॉपी लिए रहना और जरूर आप नोट करते रहना चीज़ों को। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का होता है, एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, डेंस रेग्युलर और दूसरा क्या है? डेंस इरेग्युलर, डेंस
इरेग्युलर। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, इसमें हम लोगों को पढ़ना है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू या वस्कुलर भी स्पेशल टाइप का है, इसमें हमें पढ़ना है ब्लड और लिम्फ। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ब्लड और लिम्फ के बारे में। हम लोग वस्कुलर सिस्टम जब पढ़ रहे थे, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था ब्लड इज द फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ मेक्स सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं या मिडिल मैन भी कहते हैं। तो हमें ब्लड और लिम्फ के बारे में नहीं, बोन्स और कार्टिलेजेस। बोन्स में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कार्टिलेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो फिर से ध्यान से देखना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस। लूज में एरियोलर, एडिपोज, डेंस, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और स्केलेटल में इस तरह। अब मैं कुछ खास बातें आपको बताने जा रही हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे भी आपको मिलेगा वहाँ पे हमें दो चीज मिलेंगी, सेल्स और दूसरा मैट्रिक्स। सेल्स और मैट्रिक्स याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज आपको जरूर मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी और मैट्रिक्स मिलेगा। इसके मैट्रिक्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसका ग्राउंड सब्सटेंस, इसका ग्राउंड सब्सटेंस। तो कहीं पे भी कोई भी कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ोगे वहां पे हमें सेल्स मिलेंगी और मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको पता चल चुकी है। अब हम एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले आ जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप लोग देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये बनाता है हमारा मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क याद रखना, ध्यान से समझते रहना। मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है और ये पाया जाता है हमारा बीनीथ स्किन। अब आपके एनसीईआरटी में बस स्किन दिया है तो मैं स्किन ही बताऊंगी, ज़्यादा एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्किन के नीचे, ज़्यादातर ये स्किन के नीचे पाया जाता है। इस कनेक्टिव टिश्यू की एक बहुत खास बात है, वो ध्यान देखना। अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, तो मैंने कहा किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को हम बनाएंगे तो उसमें कुछ सेल्स होंगे और उसके ग्राउंड सब्सटेंस होंगे। दो चीज होंगी, सेल्स होंगे और उसके ग्राउंड सब्सटेंस होंगे। अब देखिए, इसके सेल में हमें कुछ सेल हमें स्टार शेप मिलेंगी, कुछ सेल हमें स्टार शेप मिलेंगी, और ये स्टार शेप सेल को हम लोग कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करती हैं फाइबर्स। क्या सिक्रीट करती हैं? फाइबर्स। फाइबर दो तरीके के होते हैं बच्चों, फाइबर दो तरीके के हैं, एक वाइट फाइबर होते हैं और एक येलो फाइबर होते हैं। जो वाइट वाले होते हैं उसको हम कोलेजन कहते हैं और जो येलो वाले होते हैं उसको हम इलास्टिन फाइबर कहते हैं। अब आपको पता है कोलेजन जो होगा वो हार्ड होता है और ये कैसा होता है? इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक। तो बताओ मुझे, फाइबर कौन सिक्रीट करेगा? फाइबर सिक्रीट करेगा फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो हमने कहा था कि जो दो तरीके की यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो क्या सिक्रीट करेंगी? फाइब्रोब्लास्ट। अब देखो कोलेजन कैसे होते हैं। कोलेजन फाइबर इसी इसके मैट्रिक्स में ऐसे वेवी, ठीक है, वेवी होते हैं, अनब्रांच होते हैं और बंडल में होते हैं। याद रखना, कोलेजन फाइबर हमेशा कैसे होते हैं? ब्रांचिंग तो नहीं दिख रही है ना आपको कहीं से? वेबी होते हैं, अनब्रांच होते हैं और बंडल में होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये कैसे होते हैं? वेबी होते हैं, अनब्रांच होते हैं और बंडल में होते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखना है और ये हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो येलो फाइबर होंगे
वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कोलेजन, ये क्या हो गया कोलेजन। और ये अनब्रांच जो है वो कैसा, सॉरी जो ब्रांच है वो कैसा है इलास्टिक। तो ये हो गया हमारा दो चीज, फाइबर सिक्रीट किसने किया है, फाइब्रोब्लास्ट ने किया। कुछ और सेल्स होती हैं यहाँ पे, कुछ और, मैं कलर चेंज कर दूं, एक ही कलर से मैं लिखती रह जाती हूँ, आदत नहीं है कलर चेंज करने की। कुछ और सेल्स यहाँ पे होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मास्ट सेल्स। क्या कहते हैं, मास्ट सेल। ये क्या है, मास्ट सेल। सर दिख रहा है, व्हाइट से कर दे रही हूँ। मास्ट सेल, मास्ट सेल का फंक्शन क्या है बच्चों, जरा बताना मुझे। मास्ट सेल हमारा क्या सिक्रेट करता है, हिपैरिन सिक्रेट करता है, और क्या सिक्रेट करता है, सीरोटोनिन सिक्रेट करता है, और क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामिन सिक्रेट करता है। ये सब हैं जो हिपैरिन तो पता है आपको एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। कुछ और सेल्स होते हैं यहाँ पे जो कि मैं इसको कलर दूसरे कलर से कोशिश कर रही हूँ। कुछ और टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको, चलो मैं लगा ही दे रही हूँ। कुछ और सेल्स होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं, जो लार्जर सेल होती हैं इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेस। क्या नाम देते हैं, मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है, मैक्रोफेजेस का काम, ब्लैक से तो नहीं दिखेगा, चलो मैं रेड ही कर रही हूँ। मैक्रोफेजेस का काम आपको पता है कि फैगोसाइटोसिस होता है। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। तो ये हमें इतनी चीजें पता चल चुकी हैं किसके बारे में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, पहली चीज। मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, ये मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। और दूसरी चीज क्या है, हमने कहा यहाँ पे तीन तरीके की सेल्स मिलेंगी आपको, एक फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेगी, एक मास्ट सेल मिलेगी, एक मैक्रोफेज। और दो तरीके के आपको फाइबर मिलेंगे इसके मैट्रिक्स में। क्या क्या मिलेगा आपको, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। दिस इज अबाउट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द, अब एरियोलर के बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू में और क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में और है हमारा नेक्स्ट जो है वो है एडिपोज टिश्यू। क्या है, एडिपोज टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिपोज टिश्यू। ये भी हमारा पाया जाता है इन द स्किन। कहाँ पाया जाता है, इन द स्किन, स्किन में पाया जाता है। इसके अलावा ये सराउंड करता है हमारे विसरल ऑर्गन को, सराउंड्स विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, लाइक हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, उसको सराउंड करता है। और ये किसका काम करता है, ये स्टोर फैट करता है, स्टोर फैट। तो क्यों कहते हैं भाई, फैट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फैट क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। और ये फैट स्टोर करता है, तो ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एडिपोज टिश्यू का। देखो एडिपोज टिश्यू कैसे होते हैं, इसको ध्यान से समझो। ये बड़े बड़े देखो एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया होगा, याद रखना जो एडिपोज टिश्यू होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरल होता है। उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, पेरीफेरल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया में फैट स्टोर है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, पेरीफेरल। ऐसा एक डायग्राम दिया होगा, न्यूक्लियस पेरीफेरल, पूरे एरिया में फैट स्टोर है, न्यूक्लियस पेरीफेरल, पूरे एरिया में फैट स्टोर है। तो ये देखो ये फैट है, ये क्या है, स्टोर फैट है। और इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है, पेरीफेरी पे है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एनिमल की ऐसी कौन सी सेल है जो प्लांट सेल के जैसी होती है, तो आप कहोगे एडिपोज टिश्यू है। क्या है, एडिपोज टिश्यू है, क्योंकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरल पे होता है। इज इट ओके, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हमारा हो गया डेंस, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। आ जाओ हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। तो देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। डेंस में हमने अभी भी कहा था कि एक क्या होगा, डेंस रेगुलर,
डेंस रेगुलर, और दूसरा है डेंस इररेगुलर। दूसरा क्या है? डेंस इररेगुलर। जरा ध्यान से देखना, इसका नाम ही है डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होते हैं? सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड, रेगुलरली अरेंज्ड मतलब सेल्स और फाइबर क्या होते हैं? रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, लाइक पैरेलल होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरेलल। इसका डायग्राम मैं बना दूं तो मैंने कहा था कि इसमें सेल्स होंगे और फाइबर होंगे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में। जैसे देखो ये फाइबर है, ठीक है, उसके बाद ये सेल आ गई, फिर ये फाइबर है, उसके बाद ये सेल आ गई, ठीक है, फिर ये फाइबर है, उसके बाद मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड। डेंस का मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ये डेंस है, घने हैं, ठीक है, घने हैं, डेंस है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलरली अरेंज होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन्स एंड लिगामेंट। अब आप थोड़ा सा इसको समझना। टेंडन, टेंडन कहाँ होता है? आपको पता है, बोन टू मसल को जोड़ने वाला टेंडन होता है, और लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन टू बोन। इन दोनों में एक अंतर ये है बच्चों, इन दोनों में एक अंतर याद रखना। डेंस रेगुलर जो है ये भी दो तरीके का हो सकता है, डेंस रेगुलर फाइब्रस, डेंस रेगुलर इलास्टिक। अगर ये फाइबर कोलेजन फाइबर है तो इसको हम टेंडन कहेंगे। तो टेंडन क्या होता है? टफ होता है। और अगर यही फाइबर इलास्टिन फाइबर है तो इसको हम लिगामेंट कहेंगे। तो लिगामेंट और टेंडन में अंतर क्या होता है? टेंडन जो होते हैं बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर होते हैं, जबकि जो लिगामेंट है बंडल ऑफ इलास्टिन फाइबर होता है। यही अंतर है। आपके एनसीईआरटी ने डिफरेंशिएट नहीं किया है, मैं बता दे रही हूँ। इज इट क्लियर? अगर ये फाइबर मैंने कहा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। आओ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेंस रेगुलर इररेगुलर। सेम वही चीज है भाई कि डेंस इररेगुलर क्या होगा कि इस एकदम फाइबर इररेगुलरली अरेंज्ड होंगे। फाइबर और सेल्स का कोई वो लेना देना नहीं है कि कौन कहाँ है, बिल्कुल अनमने से, ठीक है ना, मतलब बेमन से, इस तरीके से फाइबर, इस तरीके से फाइबर क्या होते हैं? इररेगुलरली। ये भी शायद आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है बीनीथ स्किन। कहाँ दिया हुआ है? स्किन में। तो हम ज़्यादा आपको एग्जाम्पल भी नहीं बताएंगे, जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, शायद एनसीईआरटी में आपके यही एग्जाम्पल दिया है तो मैं उसको यही बताऊंगी, इससे ज़्यादा इन द स्किन दिया हुआ है। और ये इररेगुलरली अरेंज्ड है। देखो ये पैरेलल बिल्कुल है, ये कैसे है? इररेगुलर है। डायग्राम देख के ही आप बता सकते हो इस चीज़ को, डायग्राम देख के ही आप इन सब चीज़ों को बता सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या? कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर। अब हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा देख लें। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में देखो बच्चों, हमें दो ही पढ़ना है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमें दो ही पढ़ना है। एक हमने बोन के बारे में थोड़ा सा देखना है, और एक हमें कार्टिलेज के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है ना। अब देखो बोन और कार्टिलेज में एक छोटा सा अंतर ये होता है कि बोन की जो यहाँ पे भी दो चीज़ होंगी, एक सेल्स होगा और एक मैट्रिक्स होगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या होंगे? सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे उसमें सेल्स और मैट्रिक्स। बोन की जो सेल्स होती है यहाँ पे दो तरीके की सेल होंगी। एक ऑस्टियोसाइट्स जो बोन फॉर्मिंग सेल होती है, एक ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। एक और सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट। तो इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन डिजेनरेटिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट जो होते हैं रीमॉडलिंग सेल्स होते हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। इसका जो मैट्रिक्स होता है काफ़ी हार्ड होता है, ये हमें पता होना चाहिए। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है और इसके मैट्रिक्स को हम लोग ऑसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, इसलिए ये हार्ड होता है। ऑन द अदर हैंड हम इसके सेल्स के बारे में देख लें तो इसमें सेल्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या है? इसकी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और इसका मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रीन। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रीन कहते हैं। और इसका मैट्रिक्स काफ़ी प्लाइएबल होता है। क्या होता है?
प्लाइबल मतलब लचीला होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ड्रिन साल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रिन साल्ट, और उसको हम लोग कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और म्यूकस जहाँ पे भी होगा वो लचीला हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो ये है, अब इसका एक डायग्राम अगर आप देख लो, थोड़ा सा देखो, अगर इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। एक और चीज याद रखना, बोन के मैट्रिक्स में देयर इज नो फाइबर। क्या होता है? इसमें फाइबर नहीं होते, इसीलिए इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। फाल्स कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए इसको कहते हैं कि दिस इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू जिसके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होता, ये याद रखना। तो एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में देखो, इस तरीके का डायग्राम बनाया है, इसमें ऐसे ऐसे फाइबर है, बोन सेल्स ऐसे पैक्ड है। जहां पे बोन सेल्स पैक्ड होती हैं उसको हम लोग कहते हैं लैक्यूनी। क्या नाम देते हैं? लैक्यूनी। बोन सेल्स जहां पैक होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्यूनी कहते हैं। कैसे आप कैसे आप वो करोगे कि कहाँ कौन बोन का मैट्रिक्स है और कौन कार्टिलेजेस का? तो देखो, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा उसमें फाइबर होंगे, ठीक है, उसमें क्या होंगे? फाइबर होंगे, लेकिन बोन वाले मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो दिस इज ऑल। अब अगर हम एग्जाम्पल देख लें, बोन के बारे में तो हमें पता ही है, अगर हम कार्टिलेजेस का एग्जाम्पल देख लें कि कार्टिलेजेस पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज, बस यही देखना है, बाकी तो हम लोग आगे चीज़ें हो जाएंगी। कार्टिलेजेस के एग्जाम्पल देख लो, जहाँ जहाँ जैसे हमारे ये हो गया, नोज टिप हो गया, ईयर पिन्ना हो गया, ठीक है, ईयर पिन्ना हो गया, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में, अभी मैं बताऊंगी, और हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं इसको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि हम ये सब हम लोग बोन पढ़ते टाइम पढ़े। देखो, नोज टिप, ईयर पिन्ना लचीला होता है ना, ये नोज टिप हो गया, ईयर पिन्ना हो गया, ये सब कैसे हैं? प्लाइबल हैं। इसके अलावा हैंड जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे मान लो ये हमारी लॉन्ग बोन, जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं उसका ये वाला जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे कार्टिलेजेस, हाईलाइन कार्टिलेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाईलाइन। तो बोन भी मतलब हैंड में भी पाया जाएगा, लेग में भी पाया जाएगा, जो लंबी हड्डियाँ होंगी, जैसे ये ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, ओके। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। वहाँ पे भी हमें पता है, वो वहाँ पे भी कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, है ना। तो इससे फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू हम लोग पूरा मसल वाले चैप्टर में जाइएगा, वीडियो में मसल वाले चैप्टर में देखिएगा। मस्कुलर टिश्यू हम लोग पूरा का पूरा मसल की ओरिजिन कैसी होती है, 3 टाइप की मसल होती हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नर्वस टिश्यू भी नर्वस टिश्यू वाले चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा, मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे एक चीज़ नर्वस टिश्यू में मैं अलग से दिया हुआ है, नर्वस टिश्यू में, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू होता है वो 2 तरीके के सेल से मिलके बना होता है। एक तो न्यूरॉन्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया? न्यूरोग्लियल सेल्स। दूसरा क्या हो गया? न्यूरोग्लियल सेल्स। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। ये तो पता है, आप सबको पता है कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, कभी भी डिवीजन वहाँ पे नहीं होता, और सेंट्रोसोम नहीं है तो वहाँ पे सेल डिवीजन अगर नहीं होता है तो फिर नर्वस सिस्टम का कैंसर कैसे होता है, ब्रेन का कैंसर कैसे होता है? वो होता है इसकी वजह से, न्यूरोग्लियल सेल्स की वजह से। क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूरोग्लियल सेल्स में पाया जाता है सेंट्रोसोम, जो डिवीजन करता है, और इसकी वजह से कैंसर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एनिमल टिश्यू। अगले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो है वो पढ़ेंगे, कॉकरोच वाला पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू को बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा। मसल पढ़ने के लिए आप मसल वाले चैप्टर में जाइए, नर्वस सिस्टम पढ़ने के लिए आप नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में जाइए। बिल्कुल क्लियर कट आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी अगर आपको और चैप्टर्स चाहिए, क्योंकि लगभग मैं सारे चैप्टर करा चुकी हूँ, अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में जरूर डालें।